नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। मोदी सरकार को सत्ता में आए पूरे 1 साल हो गया। मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में जुटी है और केंद्र के सारे मंत्री साल भर के काम का लेखा जोखा जनता के सामने भी रख रहे हैं, तो वहीं जनता अच्छे दिनों की बाट जोह रही है। जी हां, आज से ठीक 1 साल पहले सत्ता पर मोदी सरकार पूरे धमक के साथ बैठी थी। जनता मोदी के उन वादों को याद कर रही है जो उन्होंने खुद को चुनने की गुहार के साथ किया था। मोदी के वादों की हम पूरी पड़ताल करेंगे, अगले 1 घंटे तक इसी पर रहेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कहानी पूरे साल की। क्या किया, क्या नहीं कर पाए। सवाल जनता के। कसौटी पर मोदी सरकार। भरोसे पर कितना खड़ी उतरी मोदी सरकार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी सरकार को सत्ता नसीब हुए साल पूरा हो गया है। जनता उनके वादों को याद कर रही है, उनकी सरकार को कसौटी पर कस रही है। मोदी के उन वादों को याद कर रही है जिन पर उसे भरोसा हुआ था कि अच्छे दिन आएंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। तो विरोधी तंज कस रहे हैं और जनता को ये बताने में जुटे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया। करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है। लेकिन मोदी सरकार में अहम मंत्री अरुण जेटली ने सरकार को 100% अंकों से पास करार दिया है और ये बता रहे हैं कि जनता ने मोदी को पीएम बनाकर कोई गलती नहीं की। सियासी वादों के बीच हालांकि मोदी सरकार अपनी पीठ ये कहकर जरूर थपथपा सकती है कि इन सालों में दुनिया की नजर में भारत का कद बढ़ा है। और मोदी का स्वागत जिस तरह से अमेरिका और चीन ने किया, उससे ये एहसास हुआ कि भारत को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को ये क्रेडिट जरूर दिया जा सकता है कि इन 1 साल में एक भी खबर कम से कम नहीं आई जिससे किसी गड़बड़ी की बू आती हो। मोदी सरकार के दौरान विकास की गाड़ी पटरी पर वापस लौटती नजर आ रही है। एसोचैम ने मोदी सरकार को 10 में से 7 अंक से पास करार दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये रफ्तार और तेज होता जाएगा। विदेशी एजेंसियां ये भी साफ कर रही हैं कि 2016 में भारत का जीडीपी ग्रोथ चीन को पीछे छोड़ देगा।
कुल मिलाकर मोदी सरकार 1 साल पूरे होने का जश्न मना सकती है। लेकिन ये साफ है कि जनता ने मौका 5 साल का दिया था, लिहाजा कसौटी पर 1 साल नहीं 1-1 दिन कसा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि मोदी सरकार ने देश की चौकीदारी कितनी शिद्दत से की और उसका देश को कितना फायदा हुआ। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। तो जैसा नरेंद्र मोदी कहते थे क्या वैसा हो रहा है? 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल का गुणगान करते नहीं थक रहे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और खुद नरेंद्र मोदी भी। लेकिन क्या देश की जनता इन बातों से संतुष्ट है? क्या 1 साल के द्वारा किए गए कामकाज से जनता संतुष्ट है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है उनसे परिचय मैं आपका करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है संजीव निगम, नेता आप, चंद्रशेखर राय, नेता बीजेपी, राजेश यादव, नेता कांग्रेस और जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी नेगी जी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने 1 साल में वो किया जो पिछली सरकार नहीं कर पाई। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या वाकई जनता इससे संतुष्ट है? पिछले 1 साल में सिर्फ ये दिखता है कि सरकार चल रही है, धरातल पे तो हमें कुछ नजर नहीं आया। क्योंकि जो कुछ वादे जो है आम जनता से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी जो एक खासियत थी कि जनता से सीधा रूबरू होते थे, जनता से हाँ ना में जवाब देते थे और जनता उनका पूरा समर्थन देती थी और एक साथ हाथ उठते थे। वो जनता आज जवाब पूछ रहे कि हमारा हुआ क्या। हमने कहा स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला? आप ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों को 5 साल में रोजगार देंगे, 1 साल में कितने लोगों को? कोई आंकड़े दे रहा है? नहीं दे रहा है। दूसरा ये बात आई कि साहब आप ये कह रहे हैं कि हमने जो डेवलपमेंट की जो बात कर रहे थे, हमने उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार दिया। जन धन योजना 10 करोड़ से ज्यादा खाते खुले, 70% से ज्यादा पर 0 बैलेंस है। क्या हुआ उसका? अभी जो सबसे बड़ी चीज है कि जनता उस व्यक्ति में आज भी, और मैं अभी भी पीछे बता रहा था कि अभी 2 साल आभा मंडल कम नहीं होगा। मोदी जी में वो करिश्मा है, वो जनता से सीधे सीधे जुड़ने का, जनता से अपनी बात को कहने का। लेकिन सवाल है कि धरातल पर काम जनता देखना चाहती है। यथार्थ के धरातल पर क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब राजेश जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे। नेगी जी कहते हैं कि जो यथार्थ का धरातल है वो पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है, उसे समतल नहीं किया गया। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, धरातल पे तो कोई कार्य हुआ नहीं है। वह मोदी जी ने पूरे देश में जैसे अभी भी 1 साल का जो लेखा जोखा दिया है, अगर ये चाहते करोड़ों रुपए का जो इन्होंने वहाँ पर इतने दिन से 8-10 दिन से खर्चा हुआ है, कई 100 करोड़ रुपए लगा दिए उसमें और विदेश में यात्रा करते रहे। उस समय हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे थे और किसानों के बीच में अगर ये जाते और उनसे ऐसी सभा एक करते तो हो सकता है जो आत्महत्या थी उनका जो आंकड़ा था वो कम हो जाता और जो पैसा फालतू चीजों में मंगोलिया को 100 करोड़ रुपए दे आए, ऐसे पैसा हमारे किसान भाइयों के यहाँ देश में देते, कुछ उनकी मदद करते तो वो आंकड़े मतलब कम। राजेश जी, एक बहुत ही पुराना प्रश्न लेकिन बेहद अहम, क्या हमारे देश में किसानों की जो स्थिति है वो आज की है? आपके कार्यकाल में भी तो किसानों की किसान की आप लोगों की और किसान की जैसे जैसे किसान की स्थिति इस देश में दुर्भाग्य है, बहुत खराब है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारी भी सरकार रही है, जैसे जैसे हमें पता लगा कि किसानों की ये समस्याएं हैं तो हम उस पर काम करते रहे। कैसे कैसे पता लगा? 10 सालों में आप किसानों की समस्या जानने के लिए सफल ही नहीं हो पाए। 10 साल से देश में किसानों की जो हालात है, जो किसानों के हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। आत्महत्याएं किसान पहले भी कर रहे थे, आत्महत्याएं किसान आज भी कर रहे हैं। आप राजनीतिक पार्टियां सभी ये कहती हैं हमने बेहतर किया, हमने बेहतर किया, लेकिन बेहतर कहाँ है किसानों के लिए समझ नहीं आता है। 10 साल पहले यूरिया का क्या रेट था और आज कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना यूरिया का केस है। चलिए, आप मानते हैं अगर 100 में से 10% भी काम हुआ है तो काम हुआ है, आप ये मानते हैं जी। चंद्रशेखर राय जी, अब मैं प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। राजेश जी की बात भी आपने सुनी है और इसके साथ साथ नेगी जी की भी बात आपने सुनी है। क्या वाकई आपकी पार्टी वो नहीं कर पाई जिसके जितने वादे किए गए थे, जो तमाम बातें जनता से कही गई थी? असफल? गीतांजलि जी, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने काम मोदी जी ने पिछले 1 वर्षों में किया है, मुझे लगता है कि मैं 1 घंटा लगातार बोलता रहूंगा तो वो भी कम होगा।
लेकिन फिर भी जो मुझे आपने समय दिया उसमें 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, सबसे पहला हमारा नारा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत को देंगे। और मैं आज बताना चाहता हूं, 1 साल की सरकार में एक सिंगल, आप मुझे एक बताइए कि किसी व्यक्ति पर, किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, आप बताइए। पिछली सरकार जो 10 साल चली थी, आप अगर औसतन निकालें तो हर 10वें दिन एक नया भ्रष्टाचार का एक नया पोटला खुलता था उसके अंदर, लेकिन एक सिंगल भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूं, जैसे इन्होंने कहा हमारे नेगी साहब ने, स्किल डेवलपमेंट, जनधन योजना। जनधन योजना किस लिए बनाएगी, कैसे बनाएगी, उसके प्रारूप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का समय लूंगा। 14 करोड़ खाते खोले गए, तो क्या खाते खोल करके क्या सरकार ने ये कहा कि हम उसमें पैसे डाल रहे हैं? हमारे संग एक बार में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे सब्सिडी का मामला है। सर, सब्सिडी के अंदर एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था कि जितने की हम सब्सिडी देते हैं उससे ज्यादा खर्चा सब्सिडी बांटने पे लगता था। आज ये योजना बना करके ये तय किया जा रहा है, चाहे मनरेगा हो, चाहे कोई भी योजना चल रही हो, किसानों को हो या गरीब आदमी को, जिसने अकाउंट खोला उसको पास पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज, उस अकाउंट के संग पहली बार ऐसा हुआ है, आपको मैं एक जानकारी दे दूं नेगी साहब, कि 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट, अगर 6 महीना वो अकाउंट सीधा चलता है तो वो गरीब आदमी जिसको 1,000 रुपए देखने के लिए बड़ी दिक्कत होती, 5,000 में अपने पूरे परिवार की शादी ब्याह कर देगा। जो गरीबी की मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर, वो 5,000 का ओवरड्राफ्ट ले सकता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। तीसरी चीज जो उन्होंने इस अकाउंट के संग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी है कि 12 रुपए के अंदर उसी अकाउंट से सिर्फ मात्र 12 रुपए डिडक्ट होंगे, और उसके अंदर आपको एक्सीडेंट बीमा 2 लाख रुपए का, 40,000 रुपए का डेथ कवरेज बीमा ये दिया गया है। ये सब चीजें आप लोग सोचते हैं कि मोदी जी छड़ी उठाएंगे, ऐसे कर देंगे। 50 साल के कांग्रेस शासन, आप 10 साल का भ्रष्टाचार वाला शासन, उससे हम लोग तुलना करते हैं तो मोदी जी का 1 साल बहुत बेहतर रहा। लॉन्ग टर्म की नीतियां जो हैं वो कई आ चुकी हैं, इससे पहले यूपीए भी लेकर आई है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बाद में पता चलेगा आने वाले वक्त में। वही बात कह रहा हूं, कुछ भी शुरुआती दौर में कह देना। मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मैं उन बातों का उत्तर दे रहा हूं जो इन्होंने बोला। अब मैं किसानों की बात करता हूं, जैसा कि भाई राजेश जी ने कहा कि किसानों इतने आत्महत्या कर ली। मैं पूछता हूं, किसानों की आत्महत्या जैसे आपने सवाल किया, क्या पहली बार हुई? बिल्कुल गलत है। किसानों की 60 साल से किसानों का यही हाल है। नहीं, बहुत बुरा हाल रहा है। किसानों के संग 2-3 चीजें बहुत बड़ी की मोदी सरकार ने। मैं मानता हूं कुछ आत्महत्या हुई है, उसमें क्या कारण रहे उसको हम लोग लेट जाते हैं, लेकिन जो आपदा हुई पहली बार मोदी सरकार आने के बाद, जो मुआवजे की राशि थी उसको 1.5 गुना किया गया। जो मुआवजा 30% पे दिया जाता था, मतलब 50% दिया जाता था, उसको 30% पे किया गया। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यही कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे यहां बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि WTO के मंच पे पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व एक तरफ खड़ा था और सब लोग कहते थे कि नहीं, आप जो मिनिमम जो अपना हम लोग सब्सिडी देने की बात करते हैं उससे वो भारत के पीछे लगा था, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ था। लेकिन मोदी सरकार वहां जाके खड़ी रही है और अपनी बात विश्व में मनाई कि नहीं, हम अपने किसानों को अपने समर्थन मूल्य अपने हिसाब से देंगे। ये किसानों की बात करने वाली सरकार कहां से? चंद्रशेखर जी, अगर किसानों के लिए आप मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा, एक लास्ट बात और राजेश भाई, मैं आपकी मंगोलिया दौरे की बात आपने कही क्योंकि मैंने लिख लिया था। मंगोलिया दौरे की बात हुई, ये आज नहीं, हिंदुस्तान की कूटनीति जो पूरे विश्व में जो शुरू से चलती आई है, लाइन ऑफ क्रेडिट चलता है। जो बी और सी कैटेगरी की जितनी कंट्रीज होती हैं उनके संग हमारा एक संबंध बनता है। 100 करोड़ देने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम 100 करोड़ उसको फेंक के आ गए। 100 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर हमारा वहां सामान जाता है, वो सामान वहां लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, हमारा आदमी काम करता है वहां पर जाकर के, और एक संबंध मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ रुपए कहीं फूक के आ गए। विदेशी यात्राओं की जहां तक बात करते हैं राजेश भाई, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, मदद के लिए विदेशी यात्राओं पे मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान ने पिछले 10 वर्षों में जो हालात कांग्रेस की सरकार ने कर दिए थे उसको ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि प्रधानमंत्री अपने पड़ोसियों के संग रिश्ता ठीक करें। हम आगे की चर्चा में इस पर विस्तार से चर्चा करें। गीतांजलि, ये उन्होंने कहा कि हम किसानों के जो उपज का, इन्होंने खुद रैलियों में कहा कि हम किसानों की उपज का 1.5 गुना देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे के आए कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये अभी झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार का, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है कि 10 साल में, वही जो जब कैग ने जो भ्रष्टाचार के लिए कैग ने कहा कि UPA 2 में जो कोल में भ्रष्टाचार हुआ है, उस समय इनके सारे नेता बोले कि कैग सही कह रही है। अब कैग ने कहा है
कि इनके जो गडकरी जी हैं उनकी जो कंपनी है पूर्ति में घोटाला हुआ है, तो अब कैग की रिपोर्ट को ऐसा ही नहीं मार रहे हैं, तो इनकी कन्नी में कथनी में इतना फर्क है। वही तो हो जाता है क्या ना, वही तमाम राजनीतिक दल अपने आप को बेहतर बताने के लिए दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दूसरा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पहले पर आरोप लगाता है, लेकिन फिर जो अहम मुद्दे होते हैं वो भटक जाते हैं। ये फिलहाल हमारी चर्चा देखिए कि वही संस्था सही ठहरा रहे हैं दूसरे के लिए, अपने पे जब आती है तो कहते हैं कि वो संस्था गलत है, केजरीवाल की तरह करते हैं ये भी। संजीव निगम जी, आप केजरीवाल जी पर प्रश्न उठ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, केजरीवाल जी तो अपना जो वायदा करके आए थे जनता से और वो निभा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, अभी चंद्रशेखर जी ने भ्रष्टाचार की बात बताई, भ्रष्टाचार की खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में जो सरकार चुनी हुई बैठी हुई है, अगर उसे भी कहीं लगता है तो वो एसीबी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो, उसको पूरा अधिकार था कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, पूरा उसके एक्शन ले। आपने कल देखा होगा हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है कि उसमें जो केंद्र सरकार की बात कही जा रही थी, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, तो उसको पलट दिया हाई कोर्ट ने। कहा कि नहीं भाई, कोई भी होगा, चाहे केंद्र सरकार का अधिकारी हो या पुलिस का अधिकारी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसको अधिकार है। तो दिल्ली सरकार तो अपना कार्य कर रही है जो जनता से वायदा करके आ रही है। अब आप लोग ये भी कह रहे हो कि अक्सर कर लड़ रहे हैं, तो लड़ने के लिए सवाल ये है कि हम तो आए हैं जनता के वादों को पूरा करने के लिए, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी, क्या नियुक्तियों में ही पूरे होते हैं? जहां जहां भी बात नियुक्तियों की नहीं है, सवाल ये है कि जहां जहां भी नियुक्तियों में होगा, भ्रष्टाचार में होगा, तो हम लड़ेंगे, काम भी कर रहे हैं, और अगर लड़ने की बात पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। लड़ किसके लिए रहे? अपने लिए लड़ नहीं रहे, कोई सैलरी बढ़ाने के लिए, कोई अपनी सुख सुविधाओं के लिए लड़ नहीं रहे, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता को किस प्रकार से हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सके, उसके लिए लड़ाई जारी है। और कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जितने 6 मंत्री हैं और साथ में मुख्यमंत्री महोदय, सब ने अपने अपने विभाग के बारे में क्या 100 दिन में किया है वो पूरा बिल्कुल खुली किताब के तरीके रखा है, बताया है। और आज देखिए, आप अपने 100 दिन का कामकाज गिना रहे हैं, मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा है नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 1 साल पूरा किया है, अपना 1 साल नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्या आप उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? आप क्या उस पर राय रखते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। ठीक है, उनके भाषण तो बहुत अच्छे हैं, लुभावने रच्छेदार हैं, बहुत आकर्षक हैं, लोगों को पसंद आते हैं सुनने में, लेकिन जो 1 साल का निचोड़ है वो संतोषजनक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आज की ताजी बात ही शायद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोदी ने बोला है कि वो 370 के लिए हमें 370 लोकसभा के एमपी चाहिए, जब ऐसा होगा तब हम कुछ कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि जिस समय आपने 1992 में वहां का गिराए आए थे तो क्या कहा था आपने? संविधान के अनुरूप काम किया था। अगर आप कुछ करना चाहें, वास्तव में आपके दिल के अंदर कुछ ऐसी भावना है, कुछ इच्छा है, तो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप सिवाय बहाने बनाने के अलावा कोई ना कोई बीच का रास्ता आप निकाल रहे हैं। आपके दिल में है ही नहीं कि कुछ क्या कहेंगे? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी साफ तौर पर नहीं नजर आती इन तमाम मुद्दों में? बेसिक चीजें जो अभी हमारे दोनों नेतागण ने बात करे थे, यहाँ पे किसान को छला, कांग्रेस ने भी छला और बीजेपी भी छल रही है। मैंने मोदी जी का भाषण बहुत ध्यान से सुना था, उन्होंने कहा था कि किसान की जो लागत आएगी उस 50% उसको प्रॉफिट देकर के हम उसका माल को खरीदेंगे। ठीक है, किसान को कुल 50 रुपए क्विंटल में बढ़ा करके दे दिया गया, उसको शांति हो गई। मतलब क्या हुआ? वो वादा जो है, क्योंकि किसान जो है देश का पालक है, और धीरे धीरे किसान ही छोड़ रहे हैं लोग। क्यों छोड़ रहे हैं? कि उन्हें लग रहा है कि अब इस पर कुछ नहीं रहा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि अमेरिका वाली स्थिति हो जाएगी कि बाहर से मंगाया जाएगा, बाहर से मंगाया जाएगा। आप जो है हैंड टू माउथ होंगे, तब आप डबल पैसा खर्च करके लाते हैं, इंपोर्ट करके लाते हैं। तो वही पैसा अगर आप जब इंपोर्ट करके खर्च करके लाते हैं, आप किसान को क्यों नहीं देना चाहते? क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस चीज को अफोर्ड कर पाएगी आने वाले वक्त में, अगर ऐसी नौबत आ जाती है? क्योंकि जाहिर तौर पर रास्ते तो वही बनते नजर आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को तो नेताओं ने हमेशा बर्बाद किया। मैं तो बीपी सिंह साहब के टाइम से देख रहा हूँ, हजारों हजार करोड़ रुपया किसानों का जो लोन के वो माफ कर दिए गए, और एक परंपरा बन गया। फिर किसान लोन लेकर के चुप बैठ जाता, कहता कोई सरकार आएगी इसको माफ कर देगी। 67,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने भी माफ कर दिया था। उसके बाद अभी ये जो जन धन योजना हमारे चंद्रशेखर जी कह रहे थे, वो 5,000 ओवरड्राफ्ट, जब वो हजारों हजार लोग जब ओवरड्राफ्ट कर चुके होंगे, सारे खाते बंद हो चुके होंगे, और तब वो वापस नहीं करेंगे। लूटेगा कौन? बैंक। और बैंक का कहां से जाता वो पूरा पैसा? गवर्नमेंट के डेफिसिट में जाएगा। तो वो नहीं है। सवाल वो है कि हमें ये देखना होगा हम लोग लुभावन नीतियों में क्यों जा रहे हैं। हम मोदी जी बहुत बढ़िया पैकेजिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उसको स्मार्टली बुला रहे हैं, लेकिन मुझे धरातल पे नजर नहीं आ रहा। मुझे अभी 3 योजना इन्होंने कोलकाता से जो घोषित की, 12 रुपए का जो है वो
दुर्घटना बीमा का, जी 330 बीमा योजना, पेंशन योजना, 330 रुपए जो है वो जीवन बीमा का, और एक जो है 1000 से 5000 तक का वो अटल पेंशन योजना। लेकिन आपको नहीं लगता नेगी जी कि पहले इस और लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था? अगर हम देश की गरीब जनता की बात वाली योजना पहले कांग्रेस भी लाई थी, अगर ठप हो गई थी। देश की जनता, जो गरीब जनता है, जो गरीब तबका है, उसका ध्यान भी इस और नहीं जाता था, तो लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि शायद इसी बहाने से ही, लेकिन देश की जनता का लोग एनालाइज करने लग गए, लोग एनालाइज ये कर रहे हैं। आपने कहा कि आप जीवन बीमा करेंगे 330 रुपए पे, वो जो 50 साल उसकी लिमिट कर दी, जबकि मृत्यु दर है 50 साल के बाद बढ़ती है। जनरल जो है जो आम आदमी अपनी मौत मरता 50 से बाद, हमारी जो है मृत्यु दर बढ़ी है, लेकिन उससे आगे बीमा कंपनी ने उनको ना कह दिया, तो 50 तक, तो 50 साल तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस आदमी को 1 रुपया नहीं मिलना। दूसरा, पेंशन योजना पे, वहां पे मेरा ये है कि आप उसमें रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं? 1000 से 5000 तक क्या आप बात कर रहे हैं? 18 साल से 50 साल तक क्या आप जो है वो आप जो है पेंशन के लिए आप स्कीम लेंगे? मैं आज 20 साल का आदमी, मैं माना पेंशन के लिए 5000 की स्कीम लेता हूं, मेरे को 40 साल के बाद वो 5000 की वैल्यू क्या मिलेगी? क्या होगा 5000 रुपए का? तो रिस्ट्रिक्शन क्यों? फिर 50 साल तक की लिमिट क्यों बांध रहे हैं? आदमी 40 और 60 साल के बीच में कमाने की स्थिति में बढ़िया होता है। जो जितना कमा रहा, अगर आप उसको चाहते हैं कि हाँ उसकी योजना बने, उसका टारगेट उसको फिक्स करने दीजिए ना। प्रीमियम आप फिक्स कर दिए। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे, जब मैं 60 साल का हूं, मुझे 50,000 पेंशन मिले या मुझे 30,000 पेंशन मिले। आप रिस्ट्रिक्शन क्यों करें? इसका मतलब सीमित। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो नीतियां बनाई गई हैं, वो जनता को सिर्फ लुभाने के लिए बनाई गई है। अगर उनको उनके भीतर जाया जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं खोखले हैं। आने वाले वक्त में लोग जिन वादों को सोच रहे हैं वो उन्हें नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे चंद्रशेखर जी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार नेगी साहब बहुत दुखी हैं इन सब चीज़ों से। इनका, मुझे जैसे इन्होंने कहा कि ये इस पॉलिसी में हमको आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं मिल रहा था, कोई योजना नहीं बन रही थी, कोई धरातल पे काम नहीं हो रहा था। आज जिस हालात में हम आर्थिक व्यवस्था के संग चल रहे हैं, उस व्यवस्था के संग अगर एक व्यवस्था बन रही है तो बजाय उसको प्रेस करने के आप उसमें कमियां निकालना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी और चीज बताना चाहूंगा। ये कमियां नहीं है चंद्रशेखर। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं, आप मेरी बात पूरी सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए कि आज कोई योजना लागू हो रही है, उसको काम करने दीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं साहब ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस तरह से हालात हैं, जो हमारे पास इस समय पैसा पड़ा हुआ है, जिन चीजों के संग हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए, अकाउंट खोलने की आदत क्यों जरूरी है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा नेगी साहब। केवल आप इसको जनधन के संग मत देखिए। आज हिंदुस्तान के अंदर जो टैक्स का पे करने वाला लोग है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3% है, और उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ रहता है, इतने सारे टैक्सेस लग रहे हैं। जो जॉब में बैठा हुआ है, जिसका बैंक के संग अकाउंट खुला हुआ, वो तो दे रहा है, लेकिन बहुत तो टैक्स में बेहतर नीतियां लेके आती है ना। पूरी बात सुनिए, अगर आप इस कहानी को सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में एक 10 का नोट जो हम छपाई करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आप आरटीआई लगाइए और पता करिए, 10 का नोट छाप करके जो बाहर आता है उसकी कीमत 14 रुपए होती है। आप, मैं समझता नहीं कि पैनलिस्ट में कितने लोग इसकी जानकारी है। आज अगर मेरे पास हिंदुस्तान में हर आदमी के पास खाता है तो हम लोग प्लास्टिक मनी का यूज कर सकते हैं कि काम कार्ड के हिसाब से हो, जिसके अंदर आपकी बीमा भी चल रही है, जिसके अंदर आपका बैंक का भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके अंदर आपकी टैक्सेशन भी हो रही है। और जो आज हम 25 से 30% टैक्स दे रहे हैं, अगर पूरा हिंदुस्तान मिलकर के टैक्स देता है तो हमको लगता है कि 5% 6% से आने वाले समय में लगेगा। ये बात मैं आज कर रहा हूं, हो सकता है 2 साल बाद आपको समझ में आएगा, अरे यार ये जनधन योजना जो बनी तो इसके लिए बनी थी। तो इन चीजों को चलने दीजिए। मेरा ये कहना है कि 1 साल में हम लोग एकदम जादू की छड़ी से, लेकिन हाँ, जो प्रयास चल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और आने वाले समय में ये अच्छा होने जा रहा है, उसके लिए आप हम लोग का साथ दीजिए। मेरा ऑब्जेक्शन, मैंने आपको जो बातें बताई आप समझने की कोशिश करिए। चंद्रशेखर जी, आपकी ओर से ये भी तो कहा जाता है, आपकी पार्टी की ओर से, कि अगर कोई सजेशंस हैं तो बिल्कुल दीजिए, निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। सजेशन मैं तो कह रहा हूं, मैंने ये कहा, अगर आप कोई योजना लेकर आते हैं और जनता उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसे पूरी तरह से बताएंगे, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप बताएं कि हमारी योजना में ये फायदे हैं। मेरी बात समझिए, सेटिस्फाई न होना जानकारी के अभाव में, तो हम जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। केवल सेटिस्फाई इसलिए नहीं होना कि मुझे विरोध करना है, वो बड़ा दुखद है। मैं यहां जो बैठा हूं, सफाई दे रहा हूं, वो नेगी साहब को ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कुछ चीजों की जानकारी का अभाव है और आपको जो चीजें जैसे दिखाई दे रही है वैसी नहीं है। मेरा कहना सिंपल ये है कि 50 साल तक आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, 60 तक जाने दीजिए, उसको प्रीमियम बढ़ा दीजिए ना, उससे उसको आपके हिसाब से कुछ चीजों में संशोधन की जो है वो जरूरत है, गुंजाइश बनती है। 5,000 तक। राजेश यादव जी क्या कहेंगे आप बढ़ा क्यों रहे हैं उसको? जी राजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो कह रहे थे, एक तो
जो कह रहे घोटाले नहीं हुए हैं सरकार में, पहली बात भ्रष्टाचार नहीं हुए हैं, ये अभी चंद्रशेखर जी कह रहे थे। भ्रष्टाचार आपकी दुखती रह गई, इसलिए भ्रष्टाचार पर ही आप काफी देर से सोच रहे थे। तो भ्रष्टाचार को, ये घोटाले को कौन देखरेख करता है? सतर्कता विभाग है, CBSE, इन्होंने 1 साल में उसका गठन कराया इन्होंने जी। अभी तक उनका जो देखरेख, सरकारी कामों पर देखरेख जो संस्था करती है, उसका अभी तक गठन नहीं करा है। लोकपाल का गठन नहीं करा है। 40,000 RTI की जो इनके विभागों की कंप्लेंट, जो जानकारी मांगी है ITI के थ्रू कि भाई इस विभाग में ये प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा, यहाँ क्या है, उसकी 40,000 की अभी तक इन्होंने जानकारी नहीं दी है। तो इन्होंने जो ICI, जो CIC का जो गठन नहीं करा है, लोकपाल का गठन नहीं करा है। जब इन चीजों का गठन हो जाएगा तभी तो वो सब चीजें निकल के आएंगे। ये गठन आप लोगों के हिस्से भी तो आ रहा था ना राजेश, हमारे जो ये गठन आप लोगों के हिस्से भी आ रहा था, लेकिन समस्या वही है कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं। गीतांजलि, हमारे जब हमारी सरकार थी तो CBC थी, उस समय थी, और ये जब मोदी जी साहब की सरकार आई है उस समय से नहीं है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके निकल कर आए, तो ये कोल का उसी से तो निकला है जी। चंद्रशेखर, कोल का उसी से तो निकला है। राजेश जी, आप बार बार CBC की बात कर रहे हैं। CBC मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर, बिल्कुल एक सिंगल आदमी का नाम ले रहे हैं। संस्था आप बार बार बोल रहे हैं, आज भी संस्था वैसे ही काम कर रही है, वैसे ही ठप पड़ी है। अरे आप तय करेंगे, आप ठप पड़ी है, आप समझने की कोशिश करिए। दो उपायुक्त उसके है नहीं, आयुक्त उसका है नहीं, होते हैं। हाँ, एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहता है, पूरा डिपार्टमेंट होता है जो नीचे काम करता है। बिल्कुल। एक CBC की नियुक्ति में देरी हुई है जो बहुत जल्दी होने जा रही है। उसके अलावा जो 2 मेंबर है वो मौजूद हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर मौजूद है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। आपको मालूम नहीं है, अगर गवर्नमेंट में जितनी अपॉइंटमेंट आज की तारीख में होती है, आपको अगर सारी अपॉइंटमेंट चंद्रशेखर जी जो अपॉइंटमेंट जरूरी है उनकी और ध्यान चंद्रशेखर जी, अगर आपको ना चंद्रशेखर CBC संस्था ही नहीं है, मैंने ये नहीं कहा संस्था नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं नहीं करा है उसके आयुक्त का, और 2 उपायुक्त होते हैं उसमें गठन नहीं करा है अभी उन्होंने, मैंने ये कहा है। और उसमें 40,000 अगर कोई नियुक्ति बहुत जरूरी है, अगर उस नियुक्ति पर आप पर प्रश्न उठ रहे हैं, अगर इस नियुक्ति के लिए आपको जवाब देना है तो इतना विलंब क्यों हो रहा है? 1 साल क्यों लगा? बहुमत में आप आए हैं, आपको इतना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस पर सोच विचार की आवश्यकता तो नहीं है, डिले तो मामला है। अगर किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति तो पूरा डिपार्टमेंट थोड़ा बंद हो गया। 40,000 ITR पड़ी है। राजेश जी एक बात करेंगे, CBC में मान लीजिए अगर चीफ नहीं है तो जो एडिशनल चीफ है वो चीफ का काम देखता है। प्रधानमंत्री नहीं, कितने काम आपसे एक कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप 70 मंत्रालय हैं, 70 में से 10 मंत्री नहीं बनते हैं, तो एडिशनल 4 में क्या मंत्री काम नहीं देखता? ये तो लीपा, चंद्रशेखर जी, ये तो लीपा पोती जैसी हो गई, लीपा पोती जैसी हो गई। आप इस पर कभी ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्री काम संभाल लेंगे? जी जी, जब नहीं होगा तो प्रधानमंत्री काम करते हैं। चलिए देश में बताइए। चलिए चर्चा जो है वो अब सही मोड़ पर आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ चीजें जो है ये कब प्रधानमंत्री देश में नहीं था, सिर्फ मंत्रियों ने चलाया, प्रधानमंत्री नहीं। बिल्कुल ये प्रश्न बहुत ही वाजिब प्रश्न है। ऐसी बात कर रहे हैं मैं आपको रोकना चाहूंगी राजेश जी, यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा यूं ही जारी, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ऐसे बात आपने सही पूछी, इस और अभी मेरा दिमाग गया नहीं था, ध्यान गया नहीं था, लेकिन कई ऐसे अहम काम है जो करने चाहिए। ये तो सारे भविष्य की योजनाएं हैं। मेरे को आप इजीली पकड़ रहे हैं मैडम, ये देखिए जो काम हुए हैं उसमें कुछ मैं बना कर लाई हूँ, जो काम आपने किए वो बनाकर, जिन कामों में आप नाकाम रहे हैं मैं वो भी बनाकर लाई हूँ सर। जब मुख्यमंत्री थे तो लोकपाल वाली बात पे तो बहस होती थी, अक्सर कमला बेनीवाल जी के साथ टकराव होता रहा है। महाराज आप कहाँ गए लोकपाल में? आप लोकपाल के लिए इस्तीफा देगा, बोलते नहीं हो लोकपाल की बात, आप कहाँ की बातें कर रहे हो? बात जो है भाई चोर चोर मुंह से रे भाई, सही है भाई, आप ये आपके जो झोला लेके केजरीवाल साहब आ जाते थे कि भाई एक कांग्रेस के मंत्री ने जो है इनका घोटाले का या किसी चीज का आरोप लगाया,
और जब उसमें बड़ी कोर्ट कह देगा कि भाई ये बात देते हैं तो दोबारा कर लें, तो वो आपके केजरीवाल साहब अपने पर लागू क्यों नहीं करी? सर मैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपको बता दें कि इस वक्त ब्रेक जब हमने लिया उसके बाद भी चर्चा यहां पर चल रही है और टॉपिक भी बेहद अहम है। मोदी सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है, कामकाज का ब्यौरा दे रही है, जनता के बीच में बखान कर रही है, लेकिन क्या काम वाकई बखान करने के लायक है या नहीं? क्या मोदी सरकार 1 साल के कार्यकाल को सफलता से पूरा कर पाई है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो पैनल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, संजीव निगम, नेता आप, राजेश यादव, नेता कांग्रेस, और चंद्रशेखर राय, नेता बीजेपी। मैं राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक से पहले हम सीवीसी पर चर्चा कर रहे थे और चंद्रशेखर जी उसको पूरी तरह से लीपापोती कर रहे थे कि भाई जो काम हमने किए हैं वो जो काम हमने किए हैं वो बेहद ही अहम है, लेकिन सीवीसी पर बोलने के लिए कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी अब मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करना चाहूंगी। जी चंद्रशेखर जी बोलिए ना। जी मैंने तो आपको बताया कि सीवीसी की नियुक्ति में कई कारणों से देरी होती है। देखिए, सीवीसी एक ऐसा पद है, पूरे हिंदुस्तान में समझने की कोशिश करिए, उसके लिए जिस तरह का व्यक्ति चुना जाता है, जो प्रक्रिया लिया जाती है, निश्चित रूप से थोड़ा सा लेट हुआ है। पर ऐसा ये मानना कि सीवीसी न होने से जो उस काम में बाधा आ रही है, ऐसा नहीं है। सीवीसी के एक मिनट, अब मैं बात कर रहा हूँ, आप बोल लीजिए, आप गलत बात करेंगे, आप गलत बात करेंगे, जवाब ले लीजिए। प्रश्न आपने किया था, मैं तो आपके प्रश्न आगे। जी आइए ना, आगे चल रहा है। जी चंद्रशेखर, चलो अंदर सीवीसी के अंदर जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, उसके संग 2 मेंबर और होते हैं जो उनकी अनुपस्थिति में उनका काम देखते हैं। एक फाइनेंशियल सेक्टर से होता है और एक दूसरे सेक्टर से होता है। ये सब हम जानते हैं, मैं आपको बात बता, जो नीचे के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा है। अगर मान लीजिए देरी हुई है तो उसके कारण ऐसा नहीं कि जो सीवीसी के अंदर होने वाले जितने कामकाज है उस पर कोई रोक लगी हो। आज जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट के या जितनी भी कार्रवाई होती है सीवीसी के अंदर, वो सारे के सारे काम नियमित रूप से वैसे चल रहे हैं और बहुत जल्दी नियुक्ति होने वाली है। ये भी मैं बता रहा हूं कि ये बहुत जल्दी नियुक्ति होने जा रही है, मे बी विद इन 10 days और 5 days। गीतांजलि, आपने कभी ये सुना होगा कि बिना थानेदार के थाना चल रहा है? सुना है कभी? ये तो हो सकता है कि भाई थाने में ट्रांसफर हो गया, थानेदार आएगा 1 दिन में, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, हफ्ते में आएगा। ये थाने में कभी नहीं सुना होगा 10 साल इन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री रखा जो रिमोट से चलता रहा। आप बात कर रहे हैं ईमानदार के खिलाफ, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी बात कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? यही तो आपने प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, यही तो आपकी रिमोट से चलती रही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? यही तो आपने खूबी है, लिख के दे रहा है कि सारी फाइलें यही तो गिना रहे हो, यही तो गिना रहे हो, यही तो आपने खूबी है। बात नहीं सुनते हो दूसरे की, यही तो खूबी है आप। जी राजेश, आप ये कह रहे हैं निरंतर कार्य कर रहे हैं। अगर निरंतर कार्य कर रहे हैं तो 40,000 जो आरटीआर कैसे पेंडिंग पड़ी है, निरंतर कर रहे हैं। कहां से आपको डाटा आ गया? किसी डाटा अगर 40,000 ना हो तो जो मैं जो कहूंगा वो कहती हूँ। एक बार नहीं, मेरा डाटा नहीं है, आप नेट में निकाल लो, मेरा मोबाइल लो, आपको नेट में अभी निकाल के दिखा दूं। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे ना पूरे आंकड़े के साथ। की नियुक्ति से आरटीआई का कोई लेना देना नहीं है। सीबीसी अलग संस्था है, सीबीसी आरटीआई के लिए सूचना आयोग बना हुआ है। सूचना आयोग खाली पड़ा है ना आपका? सूचना आयोग खाली पड़ा है, आप पहले सुनते नहीं। सूचना आयोग खाली पड़ा है, उसके जो आयुक्त हैं उसका अभी तक गठन नहीं करा है, फिर गठन लोकपाल का नहीं करा है। आप फिर गठन किसका होता है? गठन नहीं, नियुक्ति नहीं हुई है, वही एक जो नियुक्ति नहीं हुई है। चलिए, लेकिन कई ऐसे अहम पॉइंट्स है, कई ऐसे अहम बिंदु है। नेगी जी, गठन का मतलब देखो गीतांजलि, गठन का मेरा मतलब ये होता है कि वो ऐसी नियुक्ति नहीं होती है, उसमें विपक्ष भी होता है। मतलब गठन का उसको आयुक्त के गठन विपक्ष कहाँ बनने देता है सर? विपक्ष कहाँ बनने देता है? बहस हो जाती है, कोई भी मुद्दा हो, चाहे आप कोई बात कहें या सत्तापक्ष कोई बातचीत बनती है। हमारे विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने उस दिन मीटिंग के लिए बुलाया और 3 नाम में कोई सुझाव नहीं दिया, करे अगली मीटिंग में नाम बताएंगे। बताइए, जिस चीजों को जो भ्रष्टाचार को जो सतर्कता का विभाग है जो निगरानी रखेगा, उस चीज के लिए टाल मटोल कर देते हैं। अब यही खूबी है कि ये टाल मटोल तो चलती है। यहाँ अरविंद केजरीवाल जी की बात आप देख लीजिए, लोकपाल के नारे लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, पार्टी बना ली, राजनीति में आ गए हैं, भाई भाई है ना, आपको इनाम नहीं है। भाई संजीव जी क्यों चुप बैठे हैं?
देखिए, लोकपाल के बारे में पहली बार आपको पता होगा 49 दिन में सरकार की कुर्बानी कर दी थी और जनता ने कहा, देखिए कुर्बानी नहीं चाहिए थी जनता को, जनता ने यही बात कही, जनता ने यही कहा जनता को कुर्बानी नहीं चाहिए थी आपकी पार्टी की। लोकपाल आप बना लीजिएगा, लेकिन जो आप सरकार छोड़ करके गए हैं वो आपको नहीं जाना चाहिए। लोकपाल आप बनाइए, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीजें हैं, बिजली है, पानी है, भ्रष्टाचार है, लेकिन जब आपको वोट चाहिए थे तब तो आपने सबसे बड़ा मुद्दा लोकपाल बना रखा था। जब आपको पार्टी बनानी थी सबसे बड़ा मुद्दा तो आपके लिए लोकपाल था। अब बिजली पानी हो गया लोकपाल से जब पिछली बार अपने संजीव जी 49 100 दिन हो गए ना, 49 में तो आपने गिरा दी लोकपाल के लिए। लोकपाल है अभी भी, लोकपाल की आपने बात नहीं मानी। लोकपाल हम इनकार नहीं कर रहे, लोकपाल अभी भी है। लोकपाल कहता रहा योगेंद्र यादव सबको जनता आपने के निकाल बात दिया। होते ऐसी बात आप कर रहे बिजली का, हैं, पानी का, भ्रष्टाचार का, इसमें तुरंत काम हुए। कुल मिला के बात वही है ना संजीव जी, आपकी पार्टी को लोग भिन्न सोच रही थी, आपकी पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों से इतर सोच रही थी, लेकिन आप भी उसी डरे पर आकर काम कर रहे हैं। जिस चीज को आप प्राथमिकता देके आप आए सत्ता में, वो चीज अब आपके पास है ही नहीं। सारी चीजें रख दी कि 100 दिनों में हमने क्या क्या किया। 100 दिनों में आप आगे आप देखिए आप अभी ये कह रहे हैं कि हमने 49 में सरकार गिरा दी लोकपाल के लिए, आपने 100 दिन हो गए, लेकिन आपने देखा होगा हर चौराहे में जब अरविंद जी से कहीं कोई मिला, आंतरिक लोकपाल है, लोकपाल हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप बिजली है, नेशनल न्यूज चैनल है, माफ कीजिएगा संजीव जी, लोकपाल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप कह रहे हैं पार्टी के ब्याह पे आप बैठे हैं नेशनल चैनल पर, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं लोकपाल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है, जनता के लिए। आप ये नहीं कह सकते हैं, ये नेशनल न्यूज चैनल है, यहाँ बैठ के आप कह रहे हैं लोकपाल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लोकपाल का गीत गाकर आप राजनीति में आए हैं जी। हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण आज भी है, पहले भी था, लेकिन आप ध्यान से बात सुनिए क्या कह रहा हूँ। बताइए। दिल्ली की जनता ने कहा है कि हमें लोकपाल बिल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पहले हमारे वादे ये कर दीजिए बिजली का, ये आप बाद में करते। दिल्ली की जनता क्या कह रही है, ये आप ही तो तय करते हैं सर। प्रियोरिटी दिल्ली की जनता ये कह रही है, आप ही तो तय करते हैं। दिल्ली के लिए पहले पानी ऊपर बिजली के दाम आधे किए, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी अधिकारी आपने पढ़ा होगा, जो भी अधिकारी आए पकड़े गए हैं, करीब 50-51 अधिकारी जेल के अंदर है। तो सवाल, अरे आप कैसे आंकड़े पेश कर रहे हैं? कल दिल्ली के मंत्री पूरे मैदान में खुले रखे, उन्होंने बताया, कोई हमारे आंकड़े नहीं। सुनिए, आप लोग सारे कैमरा के मीडिया के बंधु वहां मौजूद थे, सबके सामने हुआ है, कोई मैं आज अपने आपसे लेकर के नहीं आ रहा हूं, सब रिकॉर्डेड है, आप लोगों ने भी देखा होगा। रही बात लोकपाल की, लोकपाल आज स्पेशल सेशन बुलाया गया, आज और कल 2 दिन के लिए, क्योंकि अगर कोई आप गलत वही तो देश की विडंबना है, देश की जनता की विडंबना यही है कि जिस पार्टी को वो कहते हैं आपको मौका दे रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए, वही पार्टी दूसरी पार्टी के जैसे काम करने लगती है। जनता तो त्राही कर रही है, पहले भी कर रही थी, आप भी कर रही है, चाहे यूपी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आपकी पार्टी आए। जनता के लिए आप लोग क्या कर बढ़ाने के लिए कर रही है, मंत्री पर भ्रष्टाचार के। चलिए यहाँ मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा, वो मामला विचाराधीन है। देखिए, हमारा मुद्दा मोदी सरकार का 1 साल पूरा कर रहे हैं, उसकी उपलब्धियां जो लोग कहते थे कि विचाराधीन है कोर्ट में, तो उन पर नहीं, हमारी तरफ से तो हमारी तरफ से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो पहले दिन केजरीवाल साहब उसे बाहर का रास्ता निकाल देते। हमारी तरफ से तो क्लीन है, हमारी तरफ से क्लीन है। तब आप कोर्ट को करने दीजिए, इनको रिजाइन करवा दीजिए। चलिए, यहाँ मोदी सरकार के जांच परख करके आदमी को लिया गया है, निगम जी, कोई कमी नहीं है उसमें, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका फैसला कोर्ट करेगी ना, उसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। डिग्री दी गई निगम जी, आपको दी गई है। निगम जी, आप आपके देखिए फिलहाल हमारी जो चर्चा का विषय है वो इससे इतर है, लेकिन अगर ये चर्चा हो तो शायद बहुत लॉन्ग टर्म जाएगी और बहुत ज्यादा इस पर विचार करने की जरूरत है आपकी पार्टी को खास तौर पर। लेकिन फिलहाल मेरा मुद्दा इस वक्त ये है, मोदी सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है, कामकाज से कितना संतुष्ट है देश की जनता, या ये जो पूरा पैनल बैठा है ये अपनी अपनी क्या क्या राय रख रहा है, ये मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जगदीश नेगी जी, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई राजनीतिक पार्टियां आपने आते और जाते देखी होंगी, दायरा जो है वो राजनीतिक पार्टियों का उतना ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिमट कर नहीं रह जाती, एक अपना दायरा क्रिएट कर उसी में सिमट कर नहीं रह जाते हैं ये तमाम राजनीतिक दल। एक्चुअली क्या है कि जनता की नब्ज को राजनीतिक पार्टियां आज तक पकड़ ही नहीं पाई, और हमने देखा कि जो जनता उनको कांधे पे बिठा कर ले जाते वो पटक भी देती है, और पटकती इतनी बुरी तरह से जैसे कांग्रेस को पटका पीछे, नहीं समझे। अब सवाल है कि चंद्रशेखर जी उसमें नाराज हो रहे थे, सीबीसी हो या सीबीसी हो या लोकपाल हो,
आप बराबर आपने हर अभी कल भी मैं मोदी जी को सुन रहा था कि हमारे शासन में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। सवाल है आरोप लगेंगे कैसे? सीढ़ियां ही बनाई आपने, कोई चढ़ेगा जब वहां पे कोई है ही नहीं, उसको जांच करने वाला कोई बैठा हुआ नहीं है, तो आरोप तो तब बाद में पता लगेंगे ना। मनमोहन सिंह के टाइम में भी तो 6-7 तक तो पता ही नहीं लगा। ऐसा नहीं लग रहा है नेगी जी कि जनता को कहीं ना कहीं छला जा रहा है, भाई हमने जनता को ये बता दिया, जनता को उसी बेसिक चीजें कहाँ पे देखिए। मोदी जी ने कहा था हर सांसद एक गांव का निर्माण करेगा, आदर्श गांव बनाएगा, गोद लेगा। आज तक मुझे कहीं पर कोई नहीं दिखा, बीजेपी वाले भी नहीं दिखा रहे हैं, कहीं किसी अखबार में दुनिया भर का प्रचार हो रहा है, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा कि फलाने सांसद ने ये गांव को जो आपने उसमें गोद लिया था और ये 1 साल में ये पूरा हो गया, ये निर्मल गांव आदर्श गांव बन चुका। वो नहीं है। किसान का बेटा हो या किसी का स्किल डेवलपमेंट में अभी तक प्रोसेस चल रही है। आप एक आदमी को रोजगार नहीं दे पाए। कल एक वहां पर उस पर बहस हो रही थी रेडियो में, मैंने पूछा भी उसमें, लेकिन वहां पे एक जो है नौजवान था, उसने बीटेक करा, उसने बहुत लॉजिकल क्वेश्चन किया कि हम लाखों रुपए लगा के हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, बीटेक की, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल रहा। आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि आप किसी को बिल्डर का काम सिखाएंगे, किसी को आप मैकेनिक का काम सिखाएंगे, लेकिन हम तो ट्रेंड हैं, हमने डिग्रियां नहीं रखी हैं, हमारे हाथों को काम कब मिलेगा? वो एक लॉजिकल क्वेश्चन है। वहां सोचना पड़ेगा कोई गरीब आदमी ने अपने बेटे को कर्जा लेकर के पढ़ाया हो, कहीं ने लोन लेके पढ़ाया है, और वो बेटा घर में बैठा हुआ, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां पे हमें सोच वहां हमें बेसिक हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया चाइना फेल हो चुका है, चाइना की सारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, और आज हम अपने यहाँ मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। हम 4 प्रोजेक्ट ला पाए पूरे साल के अंदर। एक BMW का आया था, सैमसंग का आया था, पैनासोनिक का आया था, और एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का आया था। कुल 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। सवाल ये क्या कर रहे हैं? इंडिया के लिए इंडिया में माल बना रहे हैं, बाहर तो नहीं, एक्सपोर्ट तो नहीं होगा ना। चाइना ने क्या काम किया? अपने यहाँ माल बनवाया और बाहर और पूरे देशों में ठोक दिया, और इतना ठोका हुआ कि 10 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। इस तरह से व्यवसाय जो है वो आज हम क्या, हमें ये सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर निकल रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। हमें सरकार को इस दिशा में सोचना होगा कि हम इनको कैसे इनके लिए जॉब क्रिएट करें कि ऑल वर्ल्ड के अंदर जो हम बीपीओ लाएं, जैसे कि बहुत सारे बीपीओ काम कर रहे हैं। हम सर्विस सेक्टर को आगे क्यों नहीं ले जा रहे हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग में क्यों जा रहे हैं? हमारे पास लैंड की सीमित दायरा है। तो कुल मिला के यही कहना चाहिए कि जो अहम जो बेस है, वहां बेस में हम लोग जाकर काम नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे जो है बातें करें। मेरे ख्याल चंद्रशेखर जी, जिस वक्त मैं ये कह रही थी कि जनता को छला जा रहा है, आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। मेरा कहने का मकसद यही था कि बातें जनता से जो की जाती हैं वो कुछ सालों तक तो चलती हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब काम करने का वक्त आता है, जब उसके रिजल्ट का वक्त आता है, तो वो किस्से और वो वादे, वो बातें सब नदारद सी हो जाती हैं। आपने तमाम, आपकी पार्टी जो है कई योजनाएं लेकर आई है, वाकई बहुत ही अलग तरह की योजनाएं, इससे कोई ऐतराज नहीं है किसी को। जनधन योजना हो गई, आपकी आसान बचत योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी परियोजना है, तमाम तरह की परियोजनाएं, तमाम तरह की बात है। एक पेपर लिए मैं भी बैठी हूं, आपके पास भी फेहरिस्त होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन योजनाओं के साथ साथ जो बेस है उसे कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है? जैसे नेगी जी ने कहा, रोजगार नहीं है, डिग्री लिए बैठे हैं, बेरोजगार है आज देश के युवा, उनके लिए क्या सोचा? उनके लिए काम के लिए आपने क्या आपके यहाँ बेहतर योजना है? बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह के सवाल पूछे। एक तो मेरे जहन में बार बार आती है बात जी कि आप अपने मन में केवल नकारात्मक चीज लेके बैठे हैं या मेरी बात सुनना चाहते हैं? हम नकारात्मक, मैं पूरी बात करूंगा। आप तो बोल रहे थे मैं शांति से बैठा था जी। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। नेगी साहब ने कहा बीटेक का स्टूडेंट आके बैठा है। आज हालात ये हैं, अगर हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में ठीक तरह से काम हुआ था तो ये कुकर मुत्तों की तरह जो बीटेक के कॉलेजेस खुल गए हैं, आपको मालूम है बीटेक के कॉलेज कितने खुल गए हैं? हमारे यहाँ आईटीआई कम है और इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा हो गए हैं। क्यों ज्यादा हो गए? बिल्कुल ठीक। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कारण ये हुआ कि व्यक्ति, अगर बच्चे का परसेंटेज 45% है, 48% है, 48% के बाद वो बच्चा जाकर के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि उसकी कट ऑफ 90% की है। वो कहता अपने पिताजी से मैं तो जी बीटेक कर लूंगा, और वहां प्राइवेट कॉलेज है, वो कहता साहब 5 लाख रुपए दीजिए मुझे, मैं आपको बीटेक करा दूंगा। अब आप एक चीज समझिए कि आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं रोजगार देना चाहता हूं, लेकिन जो पुराना जो बीज बोया गया है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, वो कैसा बीज बोकर निकला है, उस पर हमको चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि आज हमारे पास बीटेक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज बीटेक की ग्रेजुएशन से ज्यादा लोगों की संख्या है। इसका मतलब नौकरियों से ज्यादा डिग्री होल्डर्स हैं। आप हैरान होंगे नेगी साहब, मुझे आइडिया नहीं है, पिछले अगर 5 साल का रिकॉर्ड दिखाया जाए तो बीटेक की नौकरी पाने वाले 90% लोगों की जो तनख्वाह है वो 12 से 15 हजार से ऊपर से नहीं है। तो क्या ये मोदी जी ने कर दिया? पिछले 5 सालों का अगर रिकॉर्ड दिखाया जाए, उसका कारण ये है, मैं बताता हूं, सुनिए मेरी बात, उसका कारण ये है कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम बीटेक के उन लोगों को हम लगा सकें।
क्यों नहीं है कारण? उसका कारण यह है कि हमारे पास देश में जितनी पूंजी है, जो जो व्यवस्था है वो सीमित थी। उस सीमित व्यवस्था के अंदर हम बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते। आज आपने कहा कि मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर क्या होने जा रहा है। आप देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जहां जहां गए हैं उन्होंने दो काम किए। पहला, विश्वास जताया उन लोगों के अंदर कि आप हिंदुस्तान में आइए, मैं काम करने का माहौल दे रहा हूं। दूसरा, वो इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। इन्वेस्टर कोई ऐसा नहीं आता कि मैं आया, लेके गया, बैग भरा, पैसा लगा, लगा दिया। उनके संग बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि आपके यहाँ जो रूल रेगुलेशंस हैं उसमें ये बदलाव हो तो हम लोग काम करना शुरू करेंगे। मैं एक बात कह रहा हूं कि आज हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट्स की। एग्रीमेंट के बाद पैसा आना शुरू होगा, बहुत सारे काम जमीन पे आते आते समय लगेगा। ये जो बीटेक के बच्चे हैं हमारे, वो उनके संग काम करेंगे। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने दूं, मैं मेक इन इंडिया को डेवलप नहीं होने दूं। आपने कहा कि मेक इन इंडिया के अंदर हम यहां का प्रोडक्ट यहीं बेचेंगे, आपको गलतफहमी है। यहां का प्रोडक्ट बाहर भी बिकेगा, यहां का प्रोडक्ट हिंदुस्तान में भी रहेगा। ये आप ये मत सोचिए, हमारे पास जो हमारे संसाधन है उसको जोड़ करके हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उनको बेचेंगे, बाहर भी जाएगा माल। ये बार बार बातें हो रही है। अगर हम लोग इससे नहीं, इससे पहले की डिबेट में भी देख लीजिए। जहां तक काम का सवाल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना शुरू करिए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, बहुत सारे किसान के बिल पर बहुत बड़ा बवाल हुआ है कि साहब किसान विरोधी हो गई सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने और संसद में भी हम लोगों ने जगह जगह कहा कि ये किसान विरोधी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रेलवे के लिए, गवर्नमेंट के लिए, या हम लोग बिजनेस जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो बनाने के लिए हमको जरूरत है, जो कि फ्रेट कॉरिडोर बनने के लिए जा रहा है, जहां पर बड़े बड़े उद्योग लगने जा रहे हैं। तो जहां उद्योग लगाया जा रहा है, जहां 100 स्मार्ट सिटी बनने की बात हो रही है, वो गांव का बच्चा निकल के शहर की तरफ ना भागे, गांव के नजदीक जो चीजें बन रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हो। ये इतनी बड़ी चीज हुई है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आज इतनी बड़ी पहल हुई है, लोग लेकर के निकल रहे हैं, लोगों के मन में एक विश्वास आ रहा है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज इतनी बड़ी चीजों के लिए जो इतने काम हो रहे हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। मैं मानता हूं नेगी साहब बहुत पढ़े लिखे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर वो ऐसी बातें करें कि धरातल पे, अरे भाई 1 साल में धरातल पे दिखाई देगा। हिंदुस्तान को आजाद हुए 67 साल हो गए और 67 सालों में हमने जितना आगे बढ़ सकते थे बढ़े, लेकिन बहुत सारी चीजें 1 साल में सांसदों ने कितने गांव डेवलप? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी का नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है इन बातों की। आपको मैं 1-2 चीजें और बता दूं। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना या जो भी जितनी भी हम लोग की सड़कों, क्योंकि सड़कों से डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, आप मानते हैं ना कि कहीं सड़क बनती है उस एरिया का दाम भी बढ़ता है, लोग वहां पहुंचते भी काम होते हैं। पहली सरकार के अंदर जो 2 किलोमीटर पर डे की सड़क का काम होता था, आज 11 किलोमीटर पर डे पे काम हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि 10 गुना का हम लोग काम बढ़े? मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये बात आपको जानना चाहिए। महंगाई की जो बात करते हैं, बार बार जो महंगाई की आप बात करते हैं, महंगाई में बात कर रहे हैं। महंगाई की जो हमारे पास 10% पे आई थी वो 5% पे आई है। जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो पिछले अगर साल में देखा जाए तो 5 से 7.5% पे आया है। 10,000 का बेस ले लिया ना आपने, तो फिर वही बात, आप कहीं तो मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने? 10,000 के बेस में तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो कहीं नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं, आप फर्क पड़ेगा। आप गलत कह रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि पिछले 1 साल में और पिछले 10 सालों में क्या आप अंतर महसूस नहीं करते कामों के अंदर? अगर नेगी साहब अगर बायस होकर के आप बात करें, चंद्रशेखर जी एक बात बताएं, मैं पूरी बात करूं। शौचालयों का निर्माण हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत लंबे समय से ये घटना घट रही थी। आज की तारीख में अगर आप जाकर देखें तो कितने करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका है। चंद्रशेखर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई नई जो योजनाएं हैं उन्हें शुरू करने की बात हुई है, शायद जहां ध्यान नहीं जा रहा था, मैं ये बातें ध्यान गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल मान लीजिए सीबीसी की नियुक्ति नहीं हुई तो क्या देश रुक गया? सीबीसी की नियुक्ति में चलिए आप मानते हैं कि कुछ ऐसे काम है जो होने चाहिए और वो हो रहे हैं, लेकिन जो और काम जो जरूरी थे वो हम कर रहे हैं, दिशा में काम कर रहे हैं। जगदीश नेगी जी, चूंकि मेरे पास वक्त बहुत ही कम है, मैं इस पर छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल पूरा, छोटी सी जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी साहब का, उन्होंने वर्ल्ड में अपना एक भारत की प्रतिष्ठा बनाई है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और आपको नहीं लगता कि अभी समय मिलना चाहिए, समय लगना चाहिए? मैंने कहा अभी तो आभा मंडल 2 साल तक नहीं जाता, पूरा प्रभाव, हाँ पूरा प्रभाव रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर करवाने सड़क पर नजर नहीं आएगा धरातल पे तो अपना आप डाउन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आने वाले वक्त में। क्या कहेंगे संजीव जी?
नहीं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, जब सवाल आता है कोई बात कहने का, समझाने का, तो अध्यक्ष महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के, वो स्वयं कह देते हैं। अभी आपने पीछे भी सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ये तो जुमला है काले धन के बारे में, और आज उन्होंने ताजी बात कही थी, अगर हमें कुछ करना है इस तरीके तो 370 सीटें चाहिए। तो सवाल ये, जब कोई ठोस काम करने वाली बात होती है तो खुद ही साइड हो जाते हैं। अरे अब अगले जब चुनाव की बात आएगी 4 साल बाद, तो भाई ये तो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम 280 बजाय 82 थे, हमें 370 दो तब हम करेंगे। तो ये तो घुमाने वाली बातें हैं। और ऐसे जैसे 1 साल कट गया, मुझे लगता है इसी प्रकार से 4 साल जो है ये इसी प्रकार से और काट लेंगे, और जब आगे की बात आएगी तब करेंगे। जैसे वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने पूरे देश में डंका बजा दिया था कि साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, और इतने प्रभावित हुए उस समय इन्होंने कि 4 साल पहले इन्होंने कही बहुत भारी मात्रा में आ रहे हैं, इनके जो सब सर्वे आए हमारे, फील गुड, हाँ, तो उसके बाद इन्होंने जो है उससे पहले पूरे हाईवे पर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, और 1 साल पहले ही 4 साल की अवधि में चुनाव करा दिए। परिणाम आपके सामने। अब मेक इन इंडिया कर रहे हैं। अब देख लेना, जो आपके सामने सब आया है, ये कह रहे हैं जो रोड के लिए जगह चाहिए, रोड में 1 किलोमीटर इधर इतनी चौड़ी अगर इनको रोड के लिए जगह चाहिए तो गांव के गांव तबाह हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे। वो किसान क्या जाएंगे, उनके लिए क्या मतलब प्लानिंग है? ये सरकार ने किसान के लिए ये सरकार ने नहीं बनाई है। किसान के लिए जो सोच है डेवलप, वो आपकी भी मेरे ख्याल से अभी हो रही है। जैसे काले धन के लिए भी, सुनो चंद्रशेखर जी, बिल्कुल काले धन के लिए मेरा वही कहना है, तमाम राजनीतिक देखा जाए पार्टी के लोग राम जेठमलानी से लेकर सब कह रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वही है कि मोदी सरकार ने अब 1 साल पूरा किया, कई उपलब्धियां जो है वो भी गिना रहे हैं। हालांकि हर सरकार में होता है, कागजों में उपलब्धियां हैं, 100 काम अगर आप लेके चलते हैं 100 नहीं होते हैं, लेकिन अगर 80 भी होते हैं तो जनता संतुष्ट होती है। वही प्रश्न है कि मोदी सरकार के कामकाज से कि जनता संतुष्ट है या नहीं। चंद्रशेखर राय जी, फाइनल कमेंट। न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि देश में भी प्रगति के जो आयाम आने चाहिए उससे हम लोग बिल्कुल अचीव कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप निश्चित रूप से पाएंगे कि देश एक अलग दिशा में जाएगा, और हम प्रगति नहीं, हमें विकासशील देशों से निकल करके हम विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ये उम्मीद हम जता सकते हैं, और ये उम्मीद जाहिर सी बात है कि पूरी जनता जो है उसको भी जरूर ये उम्मीद होगी। और जिस तरह से कामकाज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, अपने हिसाब से उस कामकाज को बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसी नीतियां हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं शायद जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन उन बेसिक चीजों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि आने वाले वक्त में वो बेसिक चीजें किस तरह से सार्थक हो पाएंगी, क्या उन्हें मोदी सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आने वाला वक्त तय करेगा और देश की जनता तय करेगी। फिलहाल यहां हमारा प्रश्न आज का था कि मोदी सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है, क्या वाकई देश की जनता इस कामकाज से संतुष्ट है? हमारे स्टूडियो में एक पैनल जुड़ा था और जिस पैनल की अपनी अपनी राय है, नेता जो बीजेपी हैं उन्होंने अपनी बात को पूरी तरह से रखा है और बताया है कि सरकार किस ओर विकास की ओर बढ़ रहा है। धीमे धीमे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जो कांग्रेस के नेता जुड़े हैं, जो आप नेता हमारे साथ में जुड़े हैं, साथ साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी राय रखी है। आने वाला वक्त तय करेगा कि मोदी सरकार सफल या फिर असफल। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, 1 साल पूरा हो चुका है, कई ऐसी नीतियां हैं जिन्हें शुरू किया गया है, उस पर भरोसा देश की जनता कर रही है और ये आशा करते हैं कि देश की जनता का ये भरोसा सार्थक हो पाएगा। इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। तो देश की जनता 1 साल पूरा कर चुकी मोदी सरकार के लिए क्या रखती है अपनी राय, ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसी नीतियां हैं जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। आम जनता उन नीतियों को कितना समझ पाती है या नहीं समझ पाती, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर बना है, लेकिन फिलहाल उस पर काम कर रही है मोदी सरकार तत्परता के साथ। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही है, लेकिन आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।